हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे थे अभी तक, देखो, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। हमने उसके सारे कंसेप्ट वीडियोस खत्म कर दिए। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने 75 क्वेश्चन से इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करी कि यूनिट्स, डायमेंशन, एरर एनालिसिस पूरा का पूरा कवर हो गया। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। किस पर मूव करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। देखिए, इसमें आपको नीट के प्रीवियस ईयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और भी और एग्जाम में जिसके लेवल कहीं ना कहीं आपको नीट के एग्जाम के लेवल के आसपास ही मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊंगा। इसमें आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो टेंशन नको। बस आप ये चेक करते रहना कि आपने जो पढ़ाई की है या आपने जो मेरे लेक्चर्स देख के सीखा है, क्या वो आप यहां अप्लाई कर पा रहे हो इन क्वेश्चंस पर या नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। और एक तरीका है इन वीडियोस को देखने का, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि देखो मैं आप बताऊं पहले सीधी सी बात क्या है। जब ये लेक्चर चालू होगा ना, आप पेन, पेपर और दिमाग लेकर बैठ जाना। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप अपने पास अपने नोट्स रखना जो आपने बनाए होंगे, और जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर आपसे बन गया, वीडियो पॉज कर देना। अगर आपसे बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहा है तो अपने नोट्स को पलटाना और देखना कि ये कंसेप्ट, पहले तो कंसेप्ट पकड़ना कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया ये किस कंसेप्ट का है ना। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो अपनी कॉपी खोलना जिसमें आपने नोट्स बनाए और चेक करना कि अच्छा ये कंसेप्ट में ये बताया गया था, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर वीडियो को चालू करके देखना कि आंसर सही आया या नहीं। वैसे तो इनिशियली आपको बहुत ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे हम एरर की तरफ बढ़ेंगे, मेजरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। चलो वेरी गुड। आपको पता है कि हमारा मॉड्यूल है, नीट का मॉड्यूल है डेडिकेटेड, और उस नीट के मॉड्यूल में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो आपके सामने है। हर बार मैं आपको बताता रहता हूं कि हमारा जो मॉड्यूल है वो आपकी एक बेसिक प्रिपरेशन कराएगा। बेसिक मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग कराएगा नीट एग्जाम को लेके। और जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इससे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। इतनी प्रिपरेशन अगर आपने कर ली है तो आपको नीट एग्जाम फोड़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, 1 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, है ना। अब ये जो क्वेश्चन जिन जिन एग्जाम्स में आए हुए हैं वो एग्जाम्स यहां पर आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं सिर्फ नीट पर फोकस करता तो नीट में 16, 17, 18 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते अपने यूनिट्स एंड डायमेंशन से, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हम हर चौतरफा विकास करेंगे। क्या करेंगे? चौतरफा विकास करेंगे। तो हर सेम लेवल के क्वेश्चन, मतलब सेम लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो भी लेकर आएंगे और उनको भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमसे बन रहा है कि नहीं। इवन जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। ठीक है ना, आ जाओ। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। बताओ लाइट ईयर किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है, मास की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना। क्यों? क्योंकि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4607 न्यूटन टू पावर 12 किलोमीटर, है ना। एक लाइट ईयर किसकी यूनिट है भाई? डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे कि यार सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। जो पहला चैप्टर है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो एक्चुअल में पूरे के पूरे 11th और 12th को अपने अंदर रखता है। क्योंकि यूनिट्स तो बेटा हर चैप्टर में आएगी ना, यूनिट्स तो क्लास 11th के हर चैप्टर में आएगी, डायमेंशंस तो क्लास 11th के हर चैप्टर में आएगा। वैसे ही यूनिट्स, डायमेंशन तो आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगी, हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। यूनिट से आप भागकर दूर जा ही नहीं सकते। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने क्लास 12th नहीं पढ़ी तो आपको भी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होगा, है ना। कोई बात नहीं, नहीं है तो आंसर मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। जैसे ही हम परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर, है ना। और वो उसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब ये कैसे क्या होता है अभी समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखो दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि 12th नहीं पढ़ा है। लेकिन 12th पढ़ोगे ना कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिटी तो पूछ रहा है यार,
यूनिट जैसी चीज बहुत बेसिक है। आप कोई भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हो उसमें आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी यूनिट जानते हो, डायमेंशन जानते हो। तो आप टेंशन मत लो, जब आप क्लास 12 में पहुंचोगे तो आपकी यूनिट और डायमेंशन एकदम क्लियर हो जाएंगे इन सारी चीजों के। आ जाओ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, कौन सा पेयर है जो रॉन्गली कनेक्टेड है या रॉन्गली मैच्ड है। देखो प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर लगता है, ये एकदम सही बात है ना। रिलेटिव डेंसिटी के लिए पायरोमीटर लगता है, नहीं पायरोमीटर नहीं लगता भाई, हाइड्रोमीटर लगता है। क्या लगता है? हाइड्रोमीटर लगता है, हाइड्रोमीटर लगता है। क्या बोला मैंने? रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए आपको हाइड्रोमीटर लगता है। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगता है, बिल्कुल सही, ये एकदम सही बात है। अर्थक्वेक नापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ए, बी और डी एकदम करेक्टली मैच्ड है, सी जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। इसका मतलब है आपका आंसर क्या है? सी है। आपका आंसर क्या है? सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, आइए देखते हैं। देखो हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है उसी को हम फोर्स बोलते हैं। नहीं जानते क्या? जान जाओगे, ठीक। और जब फोर्स थोड़े टाइम के लिए एक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स ही क्या लेकर आता है? मोमेंटम में चेंज लेकर आता है। तो जो यूनिट आपके मोमेंटम की होती है वही यूनिट किसकी होती है? इम्पल्स की होती है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स की भी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट, है ना। देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हीट और टेम्परेचर को सेम यूनिट में बता सकते हो क्या? नहीं। अच्छा, हीट और वर्क को सेम यूनिट में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क की भी यूनिट होती है ml² T-2, हीट की भी यूनिट होती है ml² T-2, ठीक है। यूनिट मतलब डायमेंशन, सॉरी। वर्क का भी डायमेंशन होता है ml² T-2 और हीट का भी डायमेंशन होता है ml² T-2। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट। आ जाओ, टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क जो होता है वो होता है जूल में, है ना। टॉर्क को आप रिप्रेजेंट करते हो न्यूटन मीटर जूल में, बिल्कुल सही है। न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हो? जूल बोलते हो, ठीक। स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही, ये भी सही। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है। पावर न्यूटन मीटर पर सेकेंड जूल पर सेकेंड, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर सरफेस टेंशन लिखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं, गलत होगा, ये गलत होगा। सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ अ मीन सोलर डे एंड साइड रियल डे एंड साइड रियल डे इज 4 मिनट। देखो यार, ये फैक्चुअल डेटा है, इसको आप याद कर लो कि जब आप अपने अर्थ का रोटेशन सन के रिस्पेक्ट में देखते हो, आपकी अर्थ का रोटेशन जब आप सन के रिस्पेक्ट में देखते हो तो उसको आप सोलर डे बोलते हो। और जब आप अपने अर्थ का रोटेशन किसी डिस्टेंस स्टार के रिस्पेक्ट में देखते हो तो आप उसे साइड रियल डे बोलते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कितने टाइम का गैप होता है? 4 मिनट का गैप होता है, ठीक है ना, सोलर डे में और साइड रियल डे में। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना। A new unit of length is so chosen that the speed of light in vacuum is unity। अच्छा, ये है क्वेश्चन। अच्छा, इसको समझेंगे जरा, क्या बोल रहा है? A new unit of length is so chosen that the speed of light, the speed of light। अच्छा, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि सर डिफरेंस तो चलो आपने बता दिया 4 मिनट का है, लेकिन बड़ा कौन सा है? सोलर डे बड़ा है, ठीक है ना। सोलर डे 4 मिनट बड़ा है। सोलर डे जो है उसमें आप माइनस करोगे 4 मिनट, उसमें आप 4 मिनट माइनस करोगे तो आपको साइड रियल डे मिलेगा, ठीक है ना। फैक्चुअल डेटा है, याद कर लेंगे इसे। चलो नेक्स्ट, A new unit of length is so chosen that the speed of light in vacuum is unity। Okay, speed of light in vacuum is unity। नए सिस्टम में देखो, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, नई सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई है, उसमें लेंथ इस तरीके से ली गई है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन दिस न्यू यूनिट। आपको नई यूनिट में डिस्टेंस पता करनी है बिटवीन सन एंड द अर्थ इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स टू रीच अर्थ फ्रॉम सन। ओके,
क्या बोला गया है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज सो चोजन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको कितनी दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है, नई यूनिट में बात हो रही है, किसमें बात हो रही है, न्यू यूनिट में बात हो रही है। कितनी है वो, यूनिटी है, यानी कि 1 यूनिट पर सेकेंड है, 1 यूनिट पर सेकेंड है। ओके ओके सर। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन दिस न्यू यूनिट बिटवीन सन एंड द अर्थ इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स टू रीच अर्थ फ्रॉम सन। अच्छा, पुरानी सिस्टम ऑफ यूनिट में अर्थ पर सन से लाइट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो यहां पे लिखते हैं टोटल टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन, ठीक। 8 मिनट कितने सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। ओके, चलिए वेरी गुड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 8 छंग 48, अरे भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 8 इंटू 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 480, है ना। तो हो जाएगा 480 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, यानी कि टोटल कितना टाइम आ गया, 480 प्लस 20 500 सेकेंड। कितना टाइम लगा भैया, 500 सेकेंड लगा। अच्छा, वो बोल रहा है कि आप नई यूनिट में बताओ, आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इफ लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड्स टू रीच अर्थ फ्रॉम सन। आपको क्या पता करना है, नई यूनिट में डिस्टेंस पता करना है, नई यूनिट में डिस्टेंस पता करना है। अच्छा, मुझे नई यूनिट में वेलोसिटी तो पता है, मुझे नई यूनिट में स्पीड तो पता है, 1 यूनिट पर सेकंड की है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 500 सेकंड लग रहा है। तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है, 1 यूनिट पर सेकंड, 1 यूनिट पर सेकंड, और टाइम कितना है 500 सेकंड, टाइम कितना है 500 सेकंड, कितना आ जाएगा 500 यूनिट्स, कितना आ गया डिस्टेंस 500 यूनिट्स। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहना, अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट, टॉरिसली इज द यूनिट ऑफ, अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको हो सकता है लेक्चर में पता ना चले, हो सकता है आपको लेक्चर में पता ना चले कि भैया टॉरिसली तो कहीं आपने सर बताया नहीं था, लेकिन जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे ना तो आपको टॉरिसली पता चल जाएगा। जब फ्लूइड मैकेनिक्स पहुंचोगे, फ्लूइड को पढ़ना चालू करोगे तो टॉरिसली का जिक्र सबसे पहले आ जाएगा। जब प्रेशर को पढ़ना चालू करोगे, जब आप बैरोमीटर को समझोगे, तो बैरोमीटर को पढ़ते पढ़ते आपको टॉरिसली भाई साहब के बारे में बता दिया जाएगा। तो आप घबराओ मत, ये मत सोचो कि सर ये क्वेश्चन आपने पहले चैप्टर में दे दिया, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई, यूनिट्स और डायमेंशन जो चैप्टर है ना, वो 11th का भी किसी चैप्टर में लग सकता है, 12th के भी किसी चैप्टर में लग सकता है, क्योंकि यूनिट है ना, यूनिट है। यूनिट तो बेटा हर चैप्टर में आएगी। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ, डरने की बात नहीं है। एक बार पूरा 11th 12th हो जाएगा तो ये टॉरिसली क्या है, टॉर क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, डरना नहीं है। चलिए, टॉर इज द यूनिट ऑफ, देखो एक टॉर जो होता है, टॉरिसली बोलते हैं इसको, एक टॉरिसली जो होता है वो 133.3 पास्कल के बराबर होता है अप्रॉक्स, है ना। एक टॉरिसली 133.33 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है टॉरिसली इज द यूनिट ऑफ। अब आप बताओ पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर। आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ईयर मेंशन है, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ सर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा इज। ओहो, ये हमने किया था लेक्चर में या प्रैक्टिस क्वेश्चन में, कहीं आपको ऐसा कुछ मिला था? हाँ, तो हमने जिस चीज की प्रैक्टिस की थी, देखो वो एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस भाई। चलो, तो हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट सिग्मा टी की पावर 4, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, E बाई ए इंटू टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है,
पावर होती है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक, ओके। वॉट पर एरिया टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा। ओके, यानी कि वॉट, एरिया को आप क्या लिख सकते हो? पर मीटर स्क्वायर। अरे एरिया को आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर। और टी की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? केल्विन की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो उसको? वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। देखो, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ये। अरे मीटर स्क्वायर ऊपर घूम के जाएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा, के की पावर 4 घूम के ऊपर जाएगा तो के की पावर -4 हो जाएगा। ये लो आ गया, है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। डायमेंशन लिखने को भी आ जाता तो भी हम लिख देते, हमने निकाला ही है भाई, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डायमेंशन ही तो निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैम्पिंग फोर्स on an oscillator is directly proportional to velocity. The units of the constant of proportionality are. बोल रहा है जो डैम्पिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे kv, ठीक है। तो जो आपको k का डायमेंशन निकालना है वो एक्चुअल में रेशो होगा f/v का। ओके, f का डायमेंशन क्या होगा? mlt-2 और वेलोसिटी का डायमेंशन होगा lt-1। l से ये l कट जाएगा, t की पावर -1 घूम के ऊपर जाएगा तो t की पावर +1 हो जाएगा। -2 + 1 क्या बनेगा? -1, तो ये हो जाएगा mt-1। ठीक है ना? लेकिन वो यूनिट पूछ रहा है आपसे, डायमेंशन नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्या पूछ रहा है? यूनिट पूछ रहा है। तो m की जगह आप लिखो kg, t की जगह लिखो आप सेकेंड, माइनस, तो kg पर सेकेंड आंसर होना चाहिए, kg पर सेकेंड। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, जब आप क्लास 12 में पहुंचोगे, जब आप क्लास 12 में पहुंचोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने लग जाओगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चिड़िया का नाम है। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो वोल्ट मीटर होती है, वोल्ट मीटर होती है। न्यूटन पर कूलॉम जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, न्यूटन पर कूलॉम जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है ना? इतना समझ लो आप बस। अभी अगर यहाँ बात करने हम लग जाएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर खुलने लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ जो पूछा है उतना ही हम बताएंगे, क्योंकि अभी हम पहले चैप्टर में, है ना? ज्यादा हम शाणा का हुआ भी नहीं बनेंगे। चलिए, जूल पर सेकेंड, नहीं पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है, गलती नहीं करना। जूल सेकेंड पूछा है। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है बताओ? वर्क की है, मोमेंटम की है, प्रेशर की है, एंगुलर मोमेंटम की है। अब यहाँ ना बच्चे गलती करने लग जाते हैं, वो क्या करते हैं? जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर सेकेंड, है ना? फिर देखते हैं यार इसमें से किसी मैच कर रही है क्या, फिर वो क्या करते हैं? न्यूटन को खोलने लग जाते हैं, बोलते हैं kg मीटर पर सेकंड है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना? सिंप्लीफाई करके। अब ये kg मीटर स्क्वायर में जैसे ही आते हैं उनको समझ में आता है कि भाई इनमें से तो कोई सी भी यूनिट नहीं बन रही है ना? तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको कैसे करना है जरा समझना। यहाँ पर आप क्या करो, जूल सेकंड के डायमेंशन लिखो पहले, तो जूल सेकंड के डायमेंशन लिख लो। अच्छा, जूल सेकंड के डायमेंशन मतलब न्यूटन मीटर सेकंड, है ना? ठीक है, न्यूटन का क्या हो सकता है भैया? mlt-2, ठीक है ना? फिर क्या है? मीटर है तो एक l और टाइम है तो उसका t, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा ml² t की पावर -1। नहीं, अरे बताओ ना, t की पावर -1 हो जाएगा? हाँ सर, t की पावर -1 हो जाएगा। ये डायमेंशन आया है, जूल पर सेकंड का डायमेंशन ये आया है। अब हम चेक करेंगे इन चारों में से किसका डायमेंशन इससे मैच खाता है। आओ चेक करते हैं। वर्क का जो डायमेंशन होगा वो होगा ml² t -2, यही होगा क्या? हाँ। मोमेंटम का क्या होगा? मोमेंटम का होगा kg मीटर पर सेकंड, यानी कि mlt-1, ठीक है, ओके। प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर का होगा ml-1 t -2, ठीक है ना? तो वर्क भी नहीं हो सकता, मोमेंटम भी नहीं हो सकता, प्रेशर भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। चेक कर लो, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट mvr sin थीटा। अब sin थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है। मास का m का डायमेंशन m और मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी को हम लिखेंगे lt-1 और r का l, तो ये कितना आ गया? ml² t -1, ml² t -1। ये देखो मैच खा गया, ये देखो, है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाले यूनिट मत खोलते रह जाना कि पता चला यूनिट ही यूनिट खोलते जा रहे हैं, नहीं आएगा आंसर। डायमेंशन बनाओ और डायमेंशन से चेक कर लो किसका डायमेंशन सेम आ रहा है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट इज, एसआई सिस्टम इज। आओ देखते हैं। देखो अब फिर वही बात हो जाएगी, मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखूंगा, आप बोलोगे सर ये रिलेशन तो पढ़ा ही नहीं है, ये रिलेशन तो पढ़ा ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं फिर भी। शेयर स्ट्रेस इज नथिंग बट म्यू डी यू बाय डी वाई, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा ये क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट? ऊपर वेलोसिटी नीचे लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ओके ये क्या है? दिस इज शियर स्ट्रेस, दिस इज शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। ओके तो शियर स्ट्रेस की जो डायमेंशन होगा वो होगा कितना? प्रेशर के बराबर ml माइनस वन, ml माइनस वन, t माइनस टू, ये हो गया प्रेशर का शेयर स्ट्रेस का डायमेंशन, ठीक है। म्यू इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, यानी कि lt माइनस वन, lt माइनस वन डिवाइड बाय l, l से ये l कट जाएगा, क्या बचेगा? t माइनस वन, t माइनस वन घूम के नीचे आएगा, t माइनस वन घूम के नीचे आएगा, ऊपर जाएगा t की पावर प्लस वन हो जाएगा, तो ये t की पावर माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं म्यू का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा ml माइनस वन t माइनस वन। मानते हो कि नहीं मानते? अरे मानते हो कि नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा ml माइनस वन t माइनस वन, यानी कि m अपॉन l t, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ओके यानी कि m स्टैंड्स फॉर kg, ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा सेकेंड। तो kg पर मीटर सेकेंड, देखो कोई ऑप्शन है इसमें, kg पर मीटर सेकेंड, ये देखो आ गया, आ गया। सिंपल सर, बहुत सिंपल, बढ़िया, आसान आसान से क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप एरर की तरफ बढ़ोगे, मेजरमेंट की तरफ बढ़ोगे, तब मजा आएगी आपको। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या टेम्परेचर एक डिराइव्ड क्वांटिटी की तरह बताई जा सकती है लेंथ और मास के रिस्पेक्ट में, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में, लेंथ मास और टाइम के रिस्पेक्ट में? नहीं भाई, टेम्परेचर तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर है ना। हाँ, तो उसको आप कैसे डिराइव करोगे दूसरी फंडामेंटल से? नहीं, वो एक क्या है, उसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, उसकी खुद की यूनिक आइडिया है भाई, यूनिक आइडेंटिटी है। क्लियर? ओके 7 फंडामेंटल में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपकी टेम्परेचर। नेक्स्ट इज फराडे इज द यूनिट ऑफ, फराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, फराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, फराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इट रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। एक फराड जो होता है, एक फराडे जो होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है एक फराडे। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट याद रख लो बस, अभी कुछ भी काम नहीं है पहले चैप्टर में आपको, ठीक है ना। जैसे जरूरत पड़ेगी बताता चलूंगा। क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट 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 आओ। S is equals to a1 minus e की पावर minus bxt where s is speed। अच्छा s speed है, x is the displacement, the unit of b is, unit of b is। अब आप देखो ये जो लिखा हुआ है s is equals to a1 minus e की पावर minus bxt, ये जो लिखा है ये पूरा टर्म क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ये क्या होगा भैया? पूरा डायमेंशन लेस होने वाला है। साथ ही साथ जो इसकी पावर में लिखा हुआ है ना, ये भी क्या है? डायमेंशन लेस है। ये भी क्या है भाई? डायमेंशन लेस है। इतना तो अब आप समझ गए होंगे क्यों है, क्यों है? कमेंट करके बताओ मुझे। अच्छा चलो मुझे कमेंट करके बताओ कि ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा है ये डायमेंशन लेस क्यों है, और जो पावर के ऊपर पावर में लिखा हुआ है वो डायमेंशन लेस क्यों है, बताओ मुझे। चलो फटाक से। अच्छा मुझे ये पता है कि T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड X स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड X स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया इसको डायमेंशन लेस होना है, ठीक है ना। एक का डायमेंशन आपको दिया है T, एक का डायमेंशन आपको दिया है L, है ना। तो हम B का डायमेंशन क्या रखें कि रिजल्ट आ जाए M0 L0 T0, बताओ क्या डायमेंशन रखें? तो डायमेंशन ऑफ B जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? M0 L0 T0 डिवाइड बाय T एंड L, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ B आ जाएगा कितना? डायमेंशन ऑफ B इज नथिंग बट M0 ऊपर L-1 T-1, L-1 T-1,
1 है ना, यानी कि L माइनस वन टी माइनस वन यानी कि मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। आंसर आ गया। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट 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 विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। इनमें से कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसी है जिसमें सिर्फ लेंथ मास और टाइम नहीं आता हो, कोई और भी फंडामेंटल क्वांटिटी आ सकती हो? तो वो तो ऐसा यूनिट है। अरे आपको पता है ना, ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसमें टेम्परेचर भी आपको दिख सकता है, उसमें आपको करंट भी दिख सकता है, उसमें ल्यूमिनेस इंटेंसिटी भी दिख सकती है, ल्यूमिनेंस भी दिख सकता है, उसमें आपको मोल भी दिख सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी दिख सकता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। वहां पर आपको लेंथ मास और टाइम के अलावा भी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज दिख सकती है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होगी भाई? खुद जान लो यार। प्रेशर की होगी क्या? बस आंसर प्रेशर है। अरे स्ट्रेस की भी तो वही होगी, है ना, यंग्स मॉडुलस की भी वही होगी, है ना। किसकी यूनिट नहीं है? तो नहीं है स्ट्रेन की यूनिट। अच्छा, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है? नहीं, स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या है भाई? यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अच्छा, अगर मैं किसी क्वांटिटी को यूनिटलेस बोलता हूं तो ये अपने आप प्रूव हो जाता है कि वो डायमेंशनलेस होगी? हाँ सर, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को यूनिटलेस बोलते हो तो ये अपने आप प्रूव हो जाता है या अपने आप ये बात मान ली जाती है कि डायमेंशनलेस है वो क्वांटिटी। लेकिन क्या उसका उल्टा सही है? मतलब अगर मैं किसी क्वांटिटी को डायमेंशनलेस बोल दूं तो क्या जरूरी है वो यूनिटलेस होगी? नहीं। आंसर है, जैसे एग्जाम्पल हम ले किसका? एंगल का। एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, बट उसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में? ओके सर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम नहीं, एनर्जी नहीं, फोर्स नहीं, किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम इज। अभी मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, कई लोग इसको सरफेस टेंशन को एस भी लिखते हैं, मैं सिग्मा लिख देता हूं, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। आंसर कहीं है लिखा है ऐसा कहीं? द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम। अब भैया ये एसआई सिस्टम तो नहीं है ना, और ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज। द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल, जूल कूलम, वोल्ट कूलम, जूल पर कूलम। बताओ यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होगा? जूल पर कूलम। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसी को आप क्या बोलते हो? वोल्ट बोल देते हो, ठीक है ना, एसआई सिस्टम में। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू फाउंड टू बी NU वेयर N इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड NU इज इक्वल्स टू यूनिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ये तो मैंने आपको अपने नोट्स में ही जब पढ़ाया था तो इस साइड का ही लिख कर बताया था, यही याद है मुझे अपने नोट्स में कि मैंने यहाँ कहीं आपको लिख कर बताया था कि N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U होता है। अगर यूनिट बड़ी हो जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो यूनिट छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 हो गई। और जब आपने यूनिट छोटी करी, यूनिट बड़ी करी, सॉरी, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर छोटी यूनिट थी, सेंटीमीटर छोटी यूनिट थी तो वैल्यू 100 हो गई। अरे देखो ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। मैं बोल रहा हूँ जब यूनिट छोटी हुई, ये देखो यूनिट छोटी हो गई ना, मीटर से सेंटीमीटर हो गई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बढ़ गई, 1 से 100 हो गई। आई मेरी बात समझ में? और जब आप यूनिट बड़ी करोगे, है ना, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आओगे, आपने यूनिट बड़ी करी तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो छोटी हो जाएगी, 100 की 1 हो जाएगी। ये बोलना चाह रहा था। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ भाई, 29 क्वेश्चन होगा, ये 30वां क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, ये तो याद करने वाली बात है, इसको आप याद करेंगे 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, ये आप याद करोगे प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। वैसे तो आपको इतनी याद हो जाएगी, आप इतने क्वेश्चन करोगे कि आप इस वैल्यू को कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। चलो 31, डायमेंशंस ऑफ चार्ज। चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे? चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? Q इज नथिंग बट
करंट इंटू टाइम, है ना, करंट इंटू टाइम यानी कि एम्पियर इंटू टी, ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, चार्ज का, ए इंटू टी। अच्छा, ए इंटू टी, ये ठीक है पक्का। अरे भैया करंट का एम्पियर हो गया, टाइम का टी हो गया, तो ए टी ही तो होगा। यहाँ पर आप देखो ये माइनस ए हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, टी ए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन। अब देखो अब क्वेश्चन आने लग गया सही सही। इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, ये क्या है, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है एन की पावर एक्स, ईटा है, सॉरी एन नहीं है, ईटा है, कि ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई और आर की पावर जेड। अब जरा समझेंगे क्या क्या है। ईटा, रो एंड आर आर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली, एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके देखो v इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, k, ईटा की पावर x, डेंसिटी की पावर y और r की पावर z। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। ये सब जिनने लेक्चर देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का कंसेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट है। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। आपको डायमेंशन एनालिसिस में आप पता है तभी उसको लगा सकते हो जब आपका कांस्टेंट क्या हो, डायमेंशन लेस हो। तो के का कोई डायमेंशन नहीं है। विस्कोसिटी का डायमेंशन अभी आपने निकाला था ml माइनस वन टी माइनस वन, अरे हाँ कि ना, ml माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है, की पावर कितनी है, x है। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ml माइनस थ्री की पावर कितनी है, y है। और यहाँ पर है रेडियस यानी कि l की पावर z। ठीक, क्या करना है भाई, कंपेयर करना है आपको पावर्स को। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, अब देखो m की पावर x, m की पावर y, m की पावर x, m की पावर y यानी कि m की पावर x प्लस y हो जाएगा। देखो ना यार, m की पावर x, m की पावर y, तो या हो जाएगा m की पावर टोटल कितनी, x प्लस y। l की पावर देखो यहाँ कितनी है, माइनस x, l की पावर माइनस x, माइनस x, l की पावर माइनस थ्री वाई, l की पावर माइनस थ्री वाई और l की पावर यहाँ पर z। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा l की पावर माइनस x माइनस थ्री वाई प्लस z। ओके, और बचता है आखिरी में t। तो t की पावर है यहाँ माइनस x, यहाँ t नहीं है, यहाँ t नहीं है, तो t की पावर कितनी आ गई, माइनस x। अब आप यहाँ देखिए x प्लस वाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर, क्योंकि यहाँ पर m की पावर कितनी है, जीरो है। तो x किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ y के बराबर। ठीक है, ओके। यहाँ हम देख सकते हैं t की पावर माइनस एक्स है, यहाँ t की पावर माइनस एक्स है और यहाँ t की पावर माइनस वन है ना, t की पावर माइनस वन है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के बराबर, माइनस एक्स इसके बराबर हो गया माइनस वन के बराबर। समझे कि नहीं समझे कैसे, यहाँ t की पावर माइनस एक्स है, यहाँ t की पावर माइनस वन है, तो पावर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस वन के बराबर। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। ठीक, x की वैल्यू वन आ गई। तो y, x की वैल्यू वन आ गई है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। सही किया कि नहीं किया, x की वैल्यू वन आई तो y की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। अच्छा, अब बचता है z। तो लो भाई माइनस एक्स, अब मैं l की पावर कंपेयर कर रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, एल की पावर यहाँ वन है, इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, x की वैल्यू वन आई थी, ये हो जाएगा माइनस वन, y की वैल्यू माइनस वन आई थी तो ये हो जाएगा प्लस थ्री। ओके, z की वैल्यू आपको निकालना है। चलो, z इज इक्वल्स टू वन माइनस थ्री प्लस वन, वन प्लस वन, ये जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस थ्री, तो एक और एक हो जाएगा दो, टू माइनस थ्री इज माइनस वन। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। आओ, तो यहाँ पर उसने आपसे वैल्यू पूछी है किसकी, x, y और z की। x की वैल्यू है वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन, आंसर आ गया। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन दिखा आपको। डायमेंशन से बाहर निकले, कहाँ निकले सर, अभी भी तो डायमेंशन में फंसे हैं। चलो एप्लीकेशन में आ गए ना कम से कम। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इलास्टिसिटी। अब अगर यहाँ वॉल्यूम इलास्टिसिटी ही नहीं पता कि क्या होती है, फंस गए। अगर आपको यही नहीं पता कि वॉल्यूम इलास्टिसिटी क्या होती है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं सर फिर हम नहीं कर पाएंगे। वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, दोनों साइड से चल जाएगा क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर ये क्या है, सर ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है।
पढ़ोगे पढ़ोगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, पढ़ोगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। ये क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं, इट इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो आपको पता है कि जो स्ट्रेन होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है। तो यहां पर जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जो वॉल्यूम इलास्टिसिटी है उसके जो डायमेंशन होंगे वो किसके बराबर होने चाहिए, प्रेशर के बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए, प्रेशर के। तो डायमेंशन ऑफ के इज नथिंग बट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, है ना। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml माइनस 1 t माइनस 2। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो यहां पर ऑप्शन है क्या ऐसा कोई, ml माइनस 1 t माइनस 2, ये ml माइनस 1 t माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, जिसको आप क्या बोलते हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हो, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो k से। ठीक है, पक्का। देखिए मैं आपको बार बार, जितने बच्चे हो सकता है यहां से वीडियो को देखना चालू कर रहे हो, मैं आपको बता दूं एक बात कि यूनिट्स डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस जो आपका चैप्टर है, यूनिट जो चीज होती है ना बेटा वो हर चैप्टर में मिलती है। चैप्टर 2 में भी आपको यूनिट से खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चैप्टर 3 में भी, चैप्टर 4 में भी, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में भी, क्लास 11th की पूरे चैप्टर में यूनिट्स के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। सिमिलरली जब आप क्लास 12th में चले जाओगे वहां भी हर चैप्टर में आप यूनिट्स की बात तो करोगे ही ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस का जो जिक्र है वो आपको क्लास 11th में भी पूरे चैप्टर में मिलता है और क्लास 12th में भी पूरे चैप्टर्स में मिलता है। अभी हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमने अभी पूरे चैप्टर क्लास 11th के पढ़े नहीं ना, 12th के पढ़े। आई मेरी बात समझ में? तो मुझे कैसे पता चलेगा वॉल्यूम इलास्टिसिटी क्या है? तो सर है ना, मैं बता रहा हूं ना, नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूं ना, आपके नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। आखिरी में जब सब पढ़ लोगे ना, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, सारी कहानियां जुड़ जाएंगी कि राजा को किसने मारा, रानी ने किससे शादी कर ली, है ना। ये सारी के सारे जो आपके सवाल है ना दिमाग में, वो सब क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है mlt माइनस 2, चार्ज का जो होता है वो होता है a इंटू टी। यही होता है कि नहीं होता? हाँ सर यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कितना लग जाएगा, mlt माइनस 3 a माइनस 1। देखो ऑप्शन है क्या, mlt माइनस 3 a माइनस 1, mlt माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट्स आर। अच्छा अब देखो क्या है ना, इतने सारे क्वेश्चंस हैं डायमेंशन पर, आप क्या करना, कहीं से प्रिंट निकलवाना। किसका प्रिंट निकलवाओगे आप? बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस का, है ना। कोई भी आप बुक लोगे ना, उसमें आपको बहुत सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन दिए गए होंगे, उसको प्रिंट निकलवाना और जहां पढ़ते हो ना, जहां टेबल पर बैठ के पढ़ते हो उस टेबल पर चिपका लेना या दीवार पर सामने चिपका लेना। ठीक है ना, और डायमेंशंस याद करते रहना भाई, है ना। वैसे तो डायमेंशन आप किसी ना किसी तरीके से रिलेशन, अगर आपको पता है रिलेशन, जैसे अगर आपको ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अगर आपको मास का डायमेंशन पता है, एक्सेलरेशन का पता है, तो आप फोर्स का डिराइव करके निकाल लोगे। आई मेरी बात समझ में? लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ डायमेंशन जो हैं उनका प्रिंट निकालकर आप जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका लो, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आ जाओ। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। क्या इतनी हीट की रिक्वायरमेंट कि आप यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो। ये बात समझ में? अरे भैया कोई 1 kg का मास है, मान लो 1 kg के मास का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो, ये करने के लिए आपको जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वही कहलाती है स्पेसिफिक हीट। फिर से रिपीट करूं, अगर मान लीजिए आपके पास 1 kg का मास है, उस 1 kg के मास का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ये काम करने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट लगेगी उसी को स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। अब मैंने जो चीज आपसे बोली अंग्रेजी में, उसी को मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं। कैसे? हीट रिक्वायर्ड, दिस इज हीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, टू
चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, मास आ गया मतलब केजी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, है ना, केजी इन्वॉल्व है, यहाँ लिख देता हूँ मास, है ना, और हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है, टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है। ओके, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट, स्पेसिफिक हीट को सी लिखता हूं मैं क्या लिखता हूं, स्मॉल सी, कैपिटल सी नहीं स्मॉल सी, कई लोग इसको एस भी लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास फॉर अ चेंज ऑफ यूनिट डिग्री सेल्सियस, फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ यूनिट डिग्री सेल्सियस, है ना, कितनी हीट रिक्वायर्ड है पर यूनिट मास, 1 केजी की मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसको आप स्पेसिफिक हीट बोलते हो। अच्छा, इसका डायमेंशन लिखना है, देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको आप लिख सकते हो ml² T-2 सीधे सीधे, हाँ सर लिख सकते हो। मास को आप लिख सकते हो कैपिटल M सीधा सीधा, और डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए आप यहाँ क्या लिख सकते हो, केल्विन। अगर थीटा है इक्वेशन में तो आप इसको, आंसर में थीटा है तो आप इसको थीटा लिख लो, ठीक है ना। ये M से M कट गया तो कितना आ जाएगा, L² T-2 थीटा की पावर -1, L² T-2 L² T-2 थीटा की पावर -1, ये आ गया आपके स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, ठीक है, पक्का। अब जैसे देखो आप एक बात ध्यान सुनो, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन कोई मैं रट के नहीं चलता, कोई मैं अपने मन में बैठा के नहीं चल रहा हूं कि यार कहीं ना कहीं मुझे स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन पूछ ले तो मेरा दिल बन जाए, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। मैं कहीं से ऐसे याद करके नहीं चल रहा हूं कि अरे यार स्पेसिफिक हीट का अगर डायमेंशन याद नहीं हुआ ना मुझे तो मेरा जीवन असफल है, नहीं, मुझे क्या याद है, मुझे स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन याद है, इसलिए मैं निकाल पा रहा हूं उसके डायमेंशन। क्लियर है। ऐसे ही आपको हर डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आप क्या कर लो भाई, अपनी टेबल पर चिपका लो, जो आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, प्लीज। ये आपके लिए एक क्या रहेगा, एक एज रहेगा, आपको मतलब आपकी पकड़ बन जाएगी एक आपके इस चैप्टर पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, याद करो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q बाय V, याद आया है ना, हाँ सर Q बाय V। अच्छा, V क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आप C को क्या लिख सकते हो, Q² बाय W लिख सकते हो, बिल्कुल। एंड Q इज नथिंग बट, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, ठीक है ना। तो Q² का क्या हो जाएगा, A² T², A² T², ठीक है। वर्क डन का क्या होता है भाई, सिंपल ml² T-2, ml² T-2, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, देखो m घूमकर ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, ठीक है। L² घूम के ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, ठीक है। A की पावर 2 और T की पावर 4 हो जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा। तो m-1 L-2, m-1 L-2, T की पावर 4, A की पावर -2 नहीं, -2 नहीं, A की पावर 2 आना चाहिए। तो m-1 L-2, A की पावर 2, T की पावर 4, आंसर होगा आपका A। क्लियर, जल्दी जल्दी में ये मत कर देना भाई, एक बार मुझे याद है मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने A की पावर -2 में एक टिक मार दिया था। ऐसा नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, देखना है, ध्यान से चेक करना है, ठीक है। आंसर आ गया हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन भाई, ये आ गया आपके नीट का क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब देखो, क्योंकि अभी आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा, इसलिए हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन ना बने, लेकिन मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करते हुए चलूंगा, और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पर पहुंचेंगे, ग्रेविटेशन पर पहुंचेंगे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है। क्लियर। अच्छा, वैसे ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्योंकि जिक्र हो गया है किसका भैया, इसमें जिक्र हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और चार्ज का, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि ये चैप्टर बदल गए होंगे, मतलब एक है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर और एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आप हाथ खड़ा नहीं कर सकते कि सर हमको तो नहीं बनता, हमको तो नहीं बनता। ये बात सही है कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन सर की बात भी तो सुनोगे, सर जो बता रहे हैं वो भी तो सुनोगे। सर ने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट G m1m2/r², ये बताया है कि नहीं बताया है, ये बताया है कि नहीं बताया है, बताया है सर। इससे आपने हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल निकालना सिखाया था, और वो निकाला था हमने m-1 L³ T-2, याद करो इसी से, ठीक है। ओके
ओके ओके ओके, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लोगे, जब आप कूलम्स लॉ पढ़ लोगे, तो आप फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला देखोगे, वो होगा K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें K क्या निकल कर आएगा, K निकल कर आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 है ना, यहाँ Q1 Q2 आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अगर इसका मैं चार्ज ले लूं इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना, चलो तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि F इज नथिंग बट इसको भी ले लूं इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो हम इसे बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोल सकते हैं क्या? हाँ सर बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इस आर स्क्वायर को मैं घुमाकर इधर ले जाता हूँ, तो F इंटू आर स्क्वायर इज नथिंग बट ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा। क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, जब आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेविटेशन में जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना सीखते हो तो आप एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ रहे होते हो साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो वो सब के सब लग जाते हैं किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पहले चैप्टर में आपके क्लास 12th के, ठीक है ना। चलो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहां पर हमें ये टर्म देखने को मिल रही है, देखो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर जगह देखो, ये देखो, ये देखो, देखिए, हाँ सर देखिए, ठीक है ना। तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कुछ नहीं है, वो F इंटू आर स्क्वायर के बराबर है, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। रेडियस वो होता नहीं है, डिस्टेंस होता है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, एक चार्ज है यहाँ पर ये और एक चार्ज है यहाँ पर ये, हाँ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या बोलते हो? आर बोलते हो, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चैप्टर नहीं चालू करेंगे अपना नया, इसको समझेंगे, ठीक है ना, जुगाड़ से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास देखो जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका क्या है? उसका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। लेकिन हमारे पास इस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था, इस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, नहीं था, नहीं था। तो हमने जुगाड़ बैठाई कि यार इसका डायमेंशन नहीं पता लेकिन इसका तो पता कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो mlt-2 है इंटू एल का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? ml3t-2, कितना हो जाएगा? ml3t-2, तो ml3t-2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया? ये आ गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो देखो आपके पास G का आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला, आपके पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, दो का आ गया है। तीसरा क्या है? C, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का तो हमें डायमेंशन वैसे भी पता है, C का डायमेंशन होगा सर LT-1, ठीक, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन एक्चुअल में किसका डायमेंशन है? लेंथ का डायमेंशन है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी, जी एंड ये। मतलब आप इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज से, इन तीनों क्वांटिटीज से एक ऐसी क्वांटिटी बना रहे हो जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जब आप इन चारों रिलेशन को देखते हो, इन चारों रिलेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले रखोगे और इनको सॉल्व करोगे, तो जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला कट पिट के निकल कर आना चाहिए वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकल कर आना चाहिए जो कि डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करे। फिर से रिपीट करूं, यहां पर जो आपने सी स्क्वायर लिखा है, यहां पर जो सी लिखा है, जी लिखा है और ये वैल्यू लिखी है, ये फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, इनके डायमेंशन जब आप लिखोगे और उनको काटोगे, पीटोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर आना चाहिए, यानी कि एल बचना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलिए तो कोशिश करें, इसको सॉल्व करें, आओ करते हैं। देखो 1/c², यही सॉल्व करूं, बाजू में एक एक करके सबको करेंगे भाई। 1/c² यानी कि क्या होगा बताओ? 1/c² यानी कि LT-1 की पावर 2 यानी L² T-2। c² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो, इंटू जी। अब जी का देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला? m-1 L³ T-2। ओके, साथ ही साथ उसके क्या है? E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाला है ml³ T-2, ml³
टी माइनस टू, ml³ टी माइनस टू। अच्छा, एक चीज़ याद रहे कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 1/2 भी लगा हुआ है। आओ सॉल्व करें भाई। देखो m-1 है, m+1 है, गया, ठीक। l -2 है, -2 है, 3 है, 3 है, 3 और 3 6, -2 हो जाएगा कितना, -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/L² t माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, l की पावर 6 और t की पावर -4 की पावर 1/2, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर आप डालोगे इसको तो ये हो जाएगा l की पावर 3 और ये हो जाएगा -2, ठीक है ना। इसके डिवाइड में आ गया L² t माइनस 2, L² से L चला जाएगा, ये घूम कर जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये तो खत्म है, ये तो खत्म है। मतलब आपका डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बराबर बचा कि नहीं बचा, नहीं, यही बात समझ में। देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, l की पावर 6 t की पावर -4, इसकी पावर 1/2 है, 2 से 6 कटेगा 3 बचेगा, -4 2 से कटेगा तो -2 बचेगा, ठीक है। नीचे क्या है, L² t माइनस 2 है, तो मैंने L² t माइनस 2 लिख लिया। मैंने बोला भाई पावर 2 से 3 कट जाएगा, ये t की पावर -2 घूम के ऊपर जाएगा, +2 बनेगा, तो ये सीधे सीधे कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन बच रहा है लेंथ का। तो मैंने आपसे यही चीज़ तो बोली थी, यही चीज तो मैंने आपसे बोली थी कि आप जब इनके डायमेंशंस रखकर इसको काटोगे पीटोगे तो जो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी बननी चाहिए, फाइनल डायमेंशन जो आना चाहिए, वो डायमेंशन ऑफ लेंथ आना चाहिए। तो देखो डायमेंशन ऑफ लेंथ ही तो आ रहा है, ये देखो, क्लियर है। तो आंसर हो गया आपका ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक ही यूनिक स्टेप था जो आपको इसमें पकड़ना था, और वो आप तब पकड़ पाओगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लोगे, ठीक है ना। दिस इज द यूनिक स्टेप। यूनिक मतलब अच्छा, अलग, निखर कर आया है जो, वो ये है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पास्कल सेकंड हैज डायमेंशन ऑफ। पास्कल सेकंड किसका डायमेंशन हो सकता है, पास्कल सेकंड किसका डायमेंशन हो सकता है। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ओके। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर और है नीचे और सेकेंड है, तो सेकेंड से स्क्वायर कट जाएगा, मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केजी अपॉन मीटर सेकेंड। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट आई थी केजी अपॉन मीटर सेकेंड, है ना, याद करो। तो एक्चुअल में ये क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन या यूनिट है पास्कल सेकेंड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In CGS system, the magnitude of force is 100 dyne. Okay, in another system where the fundamental physical quantities are kilogram, meter and minute, the magnitude of force is. अच्छा, डाइन में दिया हुआ है और नई सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको ले जाना है और मैग्नीट्यूड पता करना है। नई सिस्टम ऑफ यूनिट में आप वजन नापोगे किलोग्राम से, डिस्टेंस नापोगे मीटर से और टाइम नापोगे मिनट में, ठीक है। चलो तो N2 कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स N2 U2 इज इक्वल्स टू N1 U1, ठीक है ना। हम नाप क्या रहे हैं, फोर्स नाप रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो होता है mLT-2। क्यों पता होना चाहिए, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे कि हमको A चाहिए है, B चाहिए है और C चाहिए है, इसलिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके ओके, N2 इज इक्वल्स टू N1 ब्रैकेट में। अब मैं जो लिख रहा हूँ एक स्टेप मैंने खा लिया है। क्यों खा लिया है सर, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चंस की, हमने बहुत प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चंस की। m1/m2 डिवाइड बाय l1/l2 की पावर b एंड t1/t2 की पावर c, ठीक है। n1 आपको दिया हुआ है डाइन में कितना 100, डाइन में कितना 100। आपको नई सिस्टम ऑफ यूनिट में n2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको लिखा n2 की n1 की वैल्यू 100। m1 डाइन में जो मास आप नापते हो वो ग्राम में नापते हो, ठीक है सर, तो ये ग्राम हो गया। नई सिस्टम ऑफ यूनिट में आप किलोग्राम में नापोगे तो नीचे लिखोगे आप 1 kg, ठीक है ना, की पावर a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि डाइन में कहाँ गया, CGS सिस्टम में आप जो लेंथ नाप रहे हो वो सेंटीमीटर में नाप रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय नई सिस्टम ऑफ यूनिट में जो आप डिस्टेंस नापोगे वो मीटर में नापोगे, तो 1 मीटर की पावर b की वैल्यू कितनी है 1 है। पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट में CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में आप टाइम नाप रहे हो सेकंड में, है ना, और नई सिस्टम ऑफ यूनिट में आप टाइम नाप रहे हो मिनट में, देखो, ठीक है ना। इसकी पावर है c की वैल्यू है -2। क्लियर। अब क्या करना होगा, यहां पर हमें यूनिट चेंज करनी होगी, तो N2 इज इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट में, नीचे आएगा 1000,
अरे भाई 1 kg में 1000 ग्राम आएंगे, ठीक है, तो 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ठीक है ना, की पावर 1। यहाँ पर है सेंटीमीटर, नीचे है मीटर, ऊपर है सेंटीमीटर, नीचे है मीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसकी भी पावर कितनी चढ़ गई, 1 चढ़ गई। अच्छा, ऊपर है 1 सेकेंड, नीचे क्या है, नीचे है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, पावर चढ़ गई है -2। ठीक है ना, आ जाओ भाई, काटना पीटना चालू करें, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड चला गया। चलिए, तो 100 इंटू 1/1000 इंटू 1/100 इंटू नीचे 60 की पावर -2 होगी। अरे नीचे डिनोमिनेटर में 60 है, उसकी पावर -2 है, अगर मैं घुमाकर उसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या 60 की पावर 2 हो जाएगी? हाँ सर, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये 100 से ये 100 चला गया, ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, कितना आ गया 36/10, 36/10 यानी कि 3.6 आ गई किसकी वैल्यू, N2 की वैल्यू। तो नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें आप वजन किलोग्राम से नापोगे, डिस्टेंस मीटर से नापोगे, टाइम मिनट में नापोगे, उस नई सिस्टम ऑफ यूनिट में 100 डाइन के फोर्स को आप कैसे बता सकते हो, 3.6 टाइम्स बता सकते हो नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं हो गया? किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं हो गया? एनर्जी, किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। अभी आप सोच रहे होगे सर नीट के इतने क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं, नीट का भी हमने एक क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको नीट के और बचे हुए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मेंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मजा आएगा आपको। मैंने आपको क्या बताया, अभी तक अगर आप नीट के एग्जाम की बात करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, 16-17 क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं, इतने क्वेश्चन आए होंगे, है ना। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 16-17 क्वेश्चन आपको कराता तो मज़ा नहीं बनता, है ना। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी कर ली और बहुत सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख भी लिया अपनी आंखों से, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के। चलिए, किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैसे? अरे सर देखो, किलोवाट को आप क्या लिख सकते हो, किलो जूल लिख सकते हो, किलो जूल पर सेकेंड लिख सकते हो, हाँ। और आर को आप सेकेंड में चेंज कर सकते हो कि नहीं, एक आर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड्स, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो यूनिट किस में आएगी, किलो जूल में, और किलो जूल एनर्जी की ही यूनिट है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पारसेक इज अ यूनिट ऑफ, पारसेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पारसेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डबल, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, ml² t-1 होता है क्या डायमेंशन, अगर आपको पता हो तो? डायमेंशन आपको पता है क्या, यही होगा? अरे यार भूल जाते हो क्या बार बार, mv/r sin थीटा, साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं। एम्स के लिए मास, ये हो जाएगा LT-1 और ये हो जाएगा L, तो L² t-1 हो गया, ml² t-1। ठीक है, इससे यूनिट बना लो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देखो ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलो, बोल रहा है द यूनिट्स ऑफ मास, इफ द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी, मास, लेंथ और टाइम की यूनिट को डबल कर दिया गया। चलो, तो हमने बोला L इज इक्वल्स टू, L की यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्यों? क्योंकि हमने मास लेंथ और टाइम को डबल कर दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ kg प्लस ट्वाइस ऑफ मीटर का स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में? और सेकेंड को भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, L डैश इज इक्वल टू 2 kg, ये हो जाएगा 2 2 4 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो L डैश कितना आ जाएगा, L डैश आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 4 टाइम्स ऑफ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसके बराबर है, L के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं L डैश इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ L, 4 टाइम्स ऑफ L। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, क्वाड्रपल्ड, आंसर क्या आ गया, क्वाड्रपल्ड। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ कोई, अरे कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालकर बताओ। मैंने अभी आपको बताया था टाउ इज इक्वल्स टू म्यू ड्यू बाय dy से निकाला था कि नहीं निकाला था? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू ड्यू बाय dy से निकाला था, हाँ सर निकाला था।
ठीक है ना, कितना आया था ml माइनस वन टी माइनस वन, ml माइनस वन टी माइनस वन, है ना। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के चक्कर में जो बेसिक क्वेश्चन है वो छोड़ दें, है ना। शाना का हुआ हम नहीं बनेंगे कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस में हमने बेसिक क्वेश्चन ही नहीं देखे और पता चला एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आया तो बन ही नहीं रहा है। होता है, बहुत बार होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ज्यादा अच्छा पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक पढ़ाई होती है वो बच्चे छोड़ देते हैं, और जब वो बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना और आपको बनता है तो आप अपने आप पे शक करने लग जाते हो कि यार मुझसे कैसे बन गया क्वेश्चन इतनी जल्दी, है ना। जबकि वो क्वेश्चन आप सही कर रहे होते हो, आपको लगता है कि यार ये मेरे से कैसे बन गया यार इतनी जल्दी, है ना। फिर आप अपने आप डाउट करते हो अपने ऊपर, और डाउट करने के चक्कर में आप वो क्वेश्चन गलत कर देते हो। इसलिए मैंने आपको जो पार्ट 2 दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए हैं PYQs में, उसमें जो हम पार्ट 1 कर रहे हैं उसमें आपको फिर भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप पार्ट 2 में स्विच करोगे, पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखोगे, आपको भर भर के मजा आने वाला है। चलिए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लगातार जो करते बन रहा है क्वेश्चन हम वो करते हैं। एम्पियर आर इज अ यूनिट ऑफ, एम्पियर आर देखो हमने पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम होता है ना। अब करंट यहाँ एम्पियर में दिया है लेकिन टाइम आर में दे दिया है ना। तो एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया कि नहीं आया, आ गया सर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से इनमें कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है वो पूछ रहा है। कैलोरी जो है वो एनर्जी की यूनिट है, जूल एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है, जो वॉट है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। वॉट जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है, वो एनर्जी पर यूनिट टाइम की है, पावर की है। चलो नेक्स्ट, इफ P, Q एंड R, अच्छा क्वेश्चन, इफ P, Q एंड R आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, सबके डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। अच्छा आओ इसको देखते हैं, पी क्यू माइनस क्यू बाय आर, ये हो सकता है क्या। देखो ये तो हो सकता है, अलग अलग डायमेंशन की दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई होकर उसी डायमेंशन की आ जाए जिस डायमेंशन की क्यू हो, तो इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। आई मेरी बात समझ में। और दो अलग अलग क्वांटिटीज का डिवीजन भी हो सकता है। तो पहली चीज हो सकती है, ये क्या है, पॉसिबल है। फिर से समझाऊं, पी और क्यू दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये मल्टीप्लाई होके हो सकता है वो डायमेंशन बना ले जो डायमेंशन क्यू का है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तभी होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी पी और क्यू जब मल्टीप्लाई होंगी, इनका जो डायमेंशन बनेगा वो हो सकता है क्यू के डायमेंशन के बराबर हो। ठीक है ना सर, जरूरी है कि जो डायमेंशन न्यूमरेटर में बने वही डायमेंशन डिनोमिनेटर में बने, नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डायमेंशन सेम होना जरूरी नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो पहली चीज हो सकती है। दूसरी चीज हो सकती है क्या, बताओ। दूसरी चीज भी तो हो सकती है, P और Q दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हो सकता है ये मल्टीप्लाई होके एक ऐसा डायमेंशन बना ले जो डायमेंशन R के बराबर हो, तो इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ओके, P Q बाय R ये भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्यों, R एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, Q एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। उसने खुद बताया कि जो आपका R है और आपका जो Q है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये कैसे ऐड हो रहा है, ये ऐड नहीं हो सकते। R और Q फिजिकल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो ऐड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उनकी डायमेंशंस अलग अलग हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं, डायमेंशन ऑफ R इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q। ठीक है ना, दैट्स व्हाई R plus Q is not possible, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 47 के बाद आ गए हम 48 पे। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस इज गिवन एज y is equals to at square minus bt cube where y is measured in meter and t is in seconds, then the dimension of br, आपको डायमेंशन निकालना है b का। चलो, y is equals to a t square माइनस बी टी क्यू, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, y माइनस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। मतलब जो डायमेंशन ऑफ y है वही डायमेंशन ऑफ बी टी क्यूब के बराबर होगा। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस इज गिवन एज, ये पोजीशन बता रहा है मतलब लेंथ बता रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डायमेंशन ऑफ y इज नथिंग बट m0
एल टी जीरो, ठीक है ना, ये पोजीशन बता दी। ठीक, डायमेंशन ऑफ बी टी क्यूब, बी का डायमेंशन तो नहीं पता, टी टाइम बता रहा है तो ये हो जाएगा टी क्यूब, है ना। ये टी घूम कर नीचे आया, टी क्यूब ऊपर गया तो टी के पावर -3 हो गया, तो बी का डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल टी -3। बी का डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल टी -3। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या, which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? अच्छा, length, time and velocity, length, mass and velocity, mass, time and velocity, length, time and mass। क्या, length, time and velocity, length, mass and velocity, mass, time and velocity, length, time and mass। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ नहीं आया क्योंकि Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? देखो, जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है MLT। क्या है, MLT। आई बात समझ में? ठीक है, मैं जब डी वाले ऑप्शन को देखता हूं तो मुझे इसमें टाइम भी दिखाई दे रहा है, लेंथ भी दिखाई दे रहा है, मास भी दिखाई दे रहा है, तो ये एंटर तो हो सकता है, मतलब ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं सेकेंड वाले को देखता हूं उसमें मास और टाइम तो है, वेलोसिटी है लेकिन लेंथ नहीं है, वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी के अंदर लेंथ छुपी हुई है ना, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं उसके ऊपर गया, मैंने देखा लेंथ भी है, मास भी है और एक वेलोसिटी आ गया, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी के अंदर टाइम छुपा हुआ है, लेंथ और मास तो है ना फंडामेंटल। हाँ, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं, इस सेट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इस सेट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इस सेट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। किस में कंसिडर करना है, टू एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, हम इनको एंटर करा सकते हैं इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन जब मैं पहले वाले ऑप्शन में जाता हूं, मुझे ना मास नहीं दिखाई देता, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी के अंदर फिर लेंथ और टाइम है, मास तो है ही नहीं। लेकिन मास तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वाला जो सेट है ना, इसको आप एंटर नहीं करा सकते, इसको आप एंटर नहीं करा सकते, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। क्लियर, पक्का? हाँ सर पक्का। नेक्स्ट, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ। अब आप फिर सोचोगे कि अरे यार सर ये फिर वही क्लास 12 का क्वेश्चन। आंसर है इसका मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। 1 टेस्ला, टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है हमारा टेस्ला। चलिए एक क्वेश्चन हमारा जो बच गया था उस पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी की सारी चीजें यूनिट्स हैं, आपको याद रखना है भाई। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, पक्का, है ना। एनर्जी, एनर्जी है ये, और कुछ नहीं है। क्या है ये, एनर्जी है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया भाई, अपने 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि अभी आपने क्लास 11 पूरी पढ़ी नहीं है, क्लास 12 पूरी पढ़ी नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी उन यूनिट्स को कहीं यूज होते देखा नहीं। ये वेबर आप पढ़ोगे, बोलोगे सर ये हेनरी पर मीटर क्या बता दिया, ये एम्पियर क्या बता दिया, ये कैपेसिटेंस क्या बता दिया, पढ़ा नहीं है। लेकिन ये यूनिट्स है, जैसे जैसे आपके सामने चैप्टर्स आते जाएंगे आपको ये सारी यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। बिल्कुल टेंशन भी मत लीजिए आप। अभी हमारे पास स्क्रू गेज के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, अभी हमारे पास एरर के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, अभी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस नहीं आए, है ना। जो दमदार क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिले हैं, सबके सब आपको देखने को मिलेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं हम पार्ट 1 को यहीं पर खत्म, है ना। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जिसका वेब पेज आपको ऐसा देखने को मिलता है। आप गूगल पर जाकर टाइप करोगे magnetbrains.com, क्या टाइप करोगे, magnetbrains.com टाइप करोगे तो आपको ऐसा वेब पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दिख रहा है आपको प्यार से, है ना। वहां जाकर आप उतने ही खुश होगे, आप उतना ही खुश होगे जितना ये प्यारा बच्चा खुश हो रहा है। इतनी लाइट चौंधिया गया है, मेरी तो आंखें जो हैं वो चौंधिया गई है। अब मेरे हिसाब से सही होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इस वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर, सब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको दे दिया गया है ना। चाहे देखिए वो K12 का सेक्शन हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CUET हो, चाहे JEE हो, चाहे नीट हो। अब जैसे आप मान लीजिए नीट के स्टूडेंट हैं तो आप आएंगे तो देखेंगे नीट में जो आपको रितिका मैम पढ़ा रही हैं, बायोलॉजी पढ़ा रही है, उनका कंटेंट, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा कंटेंट। अब आपका मन कर गया चलो फिजिक्स का कंटेंट देखते हैं, आपने जैसे ही फिजिक्स पर क्लिक किया तो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो लेक्चर, फिर लेक्चर से जुड़ी हुई DPP, फिर DPP का सोल्यूशन,
कितना प्यारे तरीके से अरेंज करके दिया है, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए आपने लेक्चर पे क्लिक किया तो लेक्चर पे मैं आपको ऐसे हुए पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। देखो एंगल्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हम आपसे थोड़ा प्यार और सपोर्ट की थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं। और वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं? वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट को सब्सक्राइब करके, और जैसे ही आप कोई वीडियो देखकर खत्म करते हैं उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसे फैला दीजिए आग की तरह, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।